Hello students, I welcome you all once again to start our new topic, and that is of wave motion. This is the unit 2nd and chapter 5th as per the syllabus of HP University. So in this chapter, what we are to study, I am just giving some details of that. First, we'll be going towards the types of waves. Then we'll be switching over to the wave equation and its solution. Then characteristic impedance of a string. After that, we'll be proceeding towards impedance matching. Further, we will be studying reflection and transmission of energy and reflected and transmitted energy coefficients. Then standing waves on a string of fixed length, energy of vibrating string, and wave velocity and group velocity. These are the things to be studied in this chapter. So we are going to start with the types of waves. But before going towards the types of waves, we must be knowing what is wave motion. So that is why we will be starting with the wave motion. So what is wave motion? Wave motion, actually it is a kind of disturbance which travels through a medium without the actual motion of the particles of the disturbance being handed over from one particle to the other particle during their oscillatory motion around their mean positions. आप इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लो कि आप एक शांत तालाब के किनारे खड़े हुए हैं. शांत तालाब का मतलब है कि वहां पर जो पानी है तालाब का वो हिलजुल नहीं रहा है, और आप उसमें कोई उसके सेंटर में कह लो आप एक पत्थर ड्रॉप कर देते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर रिपल्स पैदा होते हैं. और यदि रिपल्स के रास्ते में मान लो कि किसी जगह पे पत्ता कोई लीफ पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे जब वो वहां से गुजरेंगे तो पत्ता सिर्फ अपनी जगह पे ऊपर नीचे होगा, वो एक्चुअल में आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे ही वो वाइब्रेट करेगा. ये एक्चुअल में क्यों है? दिस इज बेसिकली वेव मोशन. तो ये वेव में क्या होता है कि जब आप पत्थर आपने मारा तो वहां पर जो पार्टिकल्स थे मीडियम के वो अप एंड डाउन करना शुरू हो गए, और ऐसा करते समय उन्होंने अपना जो वाइब्रेशनल मोशन है वो अगले पार्टिकल को हैंड ओवर कर दिया, और वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया, और जो वो वाइब्रेट कर रहा था पार्टिकल उसने अपने अगले को हैंड ओवर कर दिया, वाइब्रेशनल मोशन. तो इस ढंग से वाइब्रेशनल मोशन आगे बढ़ता जाता है, और वो एंड दीवार यदि कोई फाइनल बाउंड्री है तालाब की तो वहां तक वो वेव जाती है. तो ये वेव मोशन होता है, पर ये प्लेन के ऊपर है, प्लेन वेव. हम इसको दिखाने के लिए यदि वन डायमेंशनल देते हैं तो हम अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं कि हम एक साइनोसॉइडल वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज ऑलरेडी नोन टू यू. यदि वेव्स की बात की जाए तो वेव्स जो वेव मोशन, नेचुरली वेव्स का मोशन, तो जो वेव्स होती हैं ये दो किस्म की होती हैं. एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव्स. जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो
मटेरियल मीडियम की जरूरत समझती हैं। दो तरह की होती हैं, तो हम पहले वाली को ले लेते हैं। ये लीजिए, मैकेनिकल वेव्स की बात कर लेते हैं। ये हम इसको यहां से कॉपी करके नीचे से यहां लिख लेते हैं अलग से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये लीजिए, तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं, waves which require a material medium for their propagation are called mechanical waves। मतलब बिना मीडियम के वो चल नहीं सकती। यदि मीडियम है, जैसे हवा है, पानी है, कोई गैस है, तो उस मीडियम में वो वेव्स चल पाएंगी। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। और ऐसे मीडियम में दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। एक तो इलास्टिसिटी और दूसरा इनर्शिया। यदि ये नहीं होंगी तो वेव्स चल नहीं पाएंगी। आप यदि इनके एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैंने एक एग्जाम्पल तो अभी बता ही दिया, वाटर वेव्स। और इसके अलावा आप साउंड वेव्स की भी बात करते हैं, तो साउंड वेव्स आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। जो दूसरी किस्म की वेव्स हैं, दोज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये नॉन मैकेनिकल, तो नॉन मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which do not require any material medium for their propagation. They are termed as non-mechanical waves. So, ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहलाती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वेरिएशन के कारण प्रोपेगेट करती हैं। तो सच वेव्स आर आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यदि आप इनके एग्जाम्पल देखना चाहें तो इनके एग्जाम्पल्स लाइट वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स रेज हैं, गामा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स के रूप में जानी जाती हैं। यहां पर मैं आपको एक YouTube वीडियो है, ये उसका मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि आप यदि इसको पर्सनली वहाँ देखेंगे, इस लिंक को क्लिक करके या इस लिंक को यहाँ से नोट करके और अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो आप पाएंगे कि जो वेव प्रोपेगेशन है वो कैसे होती है। उसमें ये लिंक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मेरा लिंक नहीं है, पर जिसने भी ये किया है, ही इज एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन रदर कि किस ढंग से वेव प्रोपेगेशन होता है। तो ये मैं सब बच्चों से कहूँगा कि इस आप लिंक को जरूर देखें और स्टडी करें, ताकि आपको वेव्स के बारे में और ज़्यादा समझ आ सके। अब हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं मैकेनिकल वेव्स के लिए। तो हमारी जब बात आती है तो हम कहते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं फर्दर दो किस्म की होती हैं। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस एंड यू आर नोइंग दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम एक एक करके उनको स्टडी कर लेते हैं, डेफिनेशंस। तो पहली बात आती है कि व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स। एक्चुअल में जब वेव तो आगे को जाए और जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें। जैसे आपने पानी में रिपल्स पैदा होते हुए देखे, तो आपने पत्थर मारा था तो जो पार्टिकल्स थे वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे थे, जबकि एनर्जी की जो प्रोपेगेशन थी वो उनके परपेंडिकुलर थी। तो ऐसी वेव जिसमें जो वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स हैं दोज आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, दोज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि ए वेव मोशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव is called transverse wave motion and such waves are called transverse waves। तो जो हमारी वाटर वेव्स थी वो
ट्रांसवर्स वेव्स थी। इवन आप सितार बजाते हुए देखते हैं लोगों को, और गिटार देखते हैं, सितार देखते हैं, या आप वैसे ही कोई खींची हुई तार को बीच में से प्लग कर देते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर वाइब्रेशंस होती हैं। तो दोज वाइब्रेशंस आर ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हेन प्लग्ड इन मिडल आर ट्रांसवर्स वेव्स। तो जबकि जो उसके कारण साउंड पैदा होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। वो भी हम देखते हैं आगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो longitudinal waves, a wave motion in which particles of the medium vibrate in the same direction as that of the propagation of wave, is called longitudinal wave motion, and such waves are called longitudinal waves. तो इसमें क्या होता है कि जिधर को वेव चलती है उधर को ही पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स ऐसा नहीं होता कि अप एंड डाउन वाइब्रेट करें और जो वेव है वो परपेंडिकुलर चले। इस केस में जिधर को वेव चल रही है उधर को ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो साउंड वेव्स इसका एग्जांपल है। सो साउंड वेव्स कॉमनली हम यूज करते हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बात आती है कि वेव मोशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन। तो हम पहले भी वेव मोशन को स्टडी करके हटे अभी। तो उसमें आप देख रहे हैं कि वेव मोशन इज ए डिस्टरबेंस। अब नेचुरली डिस्टरबेंस है क्योंकि वाइब्रेशंस होती हैं और डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ड्यूरिंग वेव मोशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। पार्टिकल कहीं नहीं जाते। मैंने स्टार्टिंग में तभी आपको एक पत्ते का एग्जांपल बताया था कि यदि किसी जगह पानी के सरफेस के ऊपर कोई पत्ता पड़ा हो और वहां से वेव गुजर के जाए तो ये नहीं होता कि पत्ता साथ चलने लग जाता है वेव के। पत्ता वहीं पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है जबकि वहां से वेव आगे गुजर जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। फिर तीसरी, ये भी पहले मैंने बताया कि इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी आर बेसिक प्रॉपर्टीज व्हिच मस्ट बी पोजेस्ड बाय द मीडियम फॉर द वेव प्रोपेगेशन। इसके बिना वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकती। और चौथी है कि ड्यूरिंग द वेव मोशन ओनली द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर। मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड। ये नहीं होता कि मैटर मतलब मास या पार्टिकल्स चलने शुरू हो जाएं। एनर्जी जरूर है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो एनर्जी की प्रोपेगेशन होती है, ट्रांसफर होता है, बट नॉट दैट ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो हमारी वेव मोशन है उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम क्योंकि वेव मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम कुछ डेफिनेशन स्टडी करें जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, पर क्योंकि काफ़ी देर बाद आप पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल आप यू स्टडीड ऑल दैट इन योर +1 स्टडीज एंड नाउ यू आर ऑलरेडी इन BSc सेकेंड ईयर, सो ए गैप ऑफ 3 years, 2.5 years you can say is there. So that is why I am just repeating those things कि क्या क्या डेफिनेशंस हैं ताकि आपको सारे कंसेप्ट की अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। तो इसमें हमारे पास ये कुछ important definitions, some important definitions we are going to take up. सबसे पहली डेफिनेशन है कि what is wavelength। तो wavelength क्या है? Actually wavelength is the distance traveled by the wave during the time a particle on the wave executes one vibration. It is denoted by lambda। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहां जैसे मान लो ये मैं कर्सर लाया हूं ए के ऊपर, नीचे आप देख सकते हैं ये नीली वाली वेव हम बता रहे हैं, प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऐसे चलती है। तो मैं ए के ऊपर कर्सर लाया हूं। जो ए वाला पार्टिकल होगा ना, ये यहां से ऊपर को जाएगा, फिर ये द्वारा नीचे को आएगा, फिर नीचे को चला जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये फिर ऊपर को आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे ये ए से अपवर्ड्स
अपर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर द्वारा मीन पोजीशन, ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, ये द्वारा मीन पोजीशन। ये जो डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स को या फिर लेवल ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब ये पार्टिकल ऊपर जाके फिर नीचे आएगा और फिर निचली एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर वापस आएगा, तो हम कहेंगे ए वाले पार्टिकल की एक वाइब्रेशन पूरी हो गई। अब जब इस पार्टिकल की एक वाइब्रेशन पूरी हो गई, उतने टाइम में जो ये वेव है ये कहां तक पहुंची, ये एक्चुअल में यहां तक पहुंचती है सी तक। ये पार्टिकल ए से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ए पर द्वारा, फिर नीचे को जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर ऊपर द्वारा ए पर आएगा। तो हम कहेंगे एक वाइब्रेशन हो गई। जितने टाइम में एक वाइब्रेशन हुई उतने टाइम में जो ये डिस्टरबेंस है वेव्स के रूप में ये यहां से यहां तक पहुंच जाती है सी तक। तो यही हम डेफिनेशन लिखते हैं कि यहां से तब यहां तक की दूरी, जैसे ए से सी तक की दूरी, तो दैट विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ। तो यही हमने कहा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम ए पार्टिकल ऑन द वेव एग्जीक्यूट्स वन वाइब्रेशन। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। अब इसको एक और रूप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि जब ये वेव चलती है तो ये इसके जो पार्टिकल्स हैं ये टेम्परली राइज कर जाते हैं टू द हाईएस्ट पोजीशंस। जो टेम्पररी राइज है टू द हाईएस्ट पोजीशन दैट इज टर्म्ड एज क्रेस्ट। और ऐसे ही कुछ पार्टिकल्स लोएस्ट एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, और जो टेम्पररी लोएस्ट पोजीशन है ऑफ पार्टिकल्स दैट इज टर्म्ड एज ट्रफ। ये ऐसे वेव चलती है, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ एंड सो ऑन। तो दो क्रेस्ट के बीच में या फिर दो ट्रफ्स के बीच में जो सक्सेसिव हों, एक के बाद दूसरी, उनके बीच में भी यदि आप देखें ए से सी की दूरी भी उतनी होगी, तो यहां से यहां तक की यानी दो क्रेस्ट के बीच की दूरी भी उतनी होगी, और यहां दो ट्रफ्स के बीच में भी उतनी ही दूरी होगी। तो इसीलिए हम एक और डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं कि अनदर डेफिनेशन of wavelength is that it may also be defined as the distance between two successive crests or two successive troughs. So it is again denoted by lambda. अब फिर बात आती है कि what is frequency? Frequency is the number of waves traveling per second at a point that is termed as frequency. Frequency of the wave, it is noted by nu. और इसकी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स हैं वो हर्ट्स होते हैं। मतलब आप ये कहने का मतलब है कि एक सेकंड में ये वेव्स चल रही हैं। ये देखिए आप, मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ, ये ब्लू कलर की जो लाइन ऐसे ऐसे चल रही है ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक सेकंड में कितनी वेव चली, मतलब ए से सी तक एक वेव होगी, सी से ई तक दूसरी वेव होगी, ई से जी तक तीसरी वेव होगी, ऐसे एंड सो ऑन। मान लो 15 वेव चली एक सेकंड में आगे, यहां से ए से मान लो पीछे से जो वेव्स आ रही थी ए पॉइंट से एक सेकंड में 15 वेव्स निकल गई, तो हम कहेंगे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज है, 15 वेव्स पर सेकंड यानी 15 हर्ट्ज। तो ऐसे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये है। अब जितनी भी होगी तो उसको हम न्यू से नोट करते हैं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और यहां पर हम ये इसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये हमने नीचे बताया हुआ है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, और तभी करके ये हम ऐसे वेव दिखाई हुई है। अब आप सोचेंगे जो पानी में है, पानी में तो रिपल्स पैदा होते हैं, अब वहां पर प्लेन के ऊपर दिखाया हुआ है। यदि आप एक स्ट्रेट लाइन में देखेंगे ना वहां खड़े होके, बाकी को सारा छोड़ के आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में देखें, ये तो आपको ऐसी ही वेव नजर आती है। वहां पे देख सकते हैं आप वहां खड़े होके। तो यहां एक इसके बाद और डेफिनेशन हमारे पास कि वेलोसिटी क्या होती है वेव की। हम द्वारा से यही फिगर द्वारा यहां बना ली है ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो वेलोसिटी आप यदि कहें कि क्या होती है वेलोसिटी, बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इट इज नोटेड बाय, मतलब एक सेकंड में किसी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो जितना वो दूर जाएगी, जैसे मान लो ये ए से चली,
ये यहां से कहां तक पहुंचती है 1 सेकंड में, वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। तो दैट इज वी आर डिनोटिंग इट बाय c। फिर जो एक और हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यदि आप फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फैक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये क्योंकि कॉमनली यूज होती है तो इसीलिए हम इसको भी एज ए डेफिनेशन लेके चलते हैं। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर ऑफ 2 पाई is termed as angular frequency and it is denoted by omega. So इसीलिए हम कह सकते हैं ना omega is equal to 2 pi into nu. तो in other words the time rate of change of phase is called angular frequency. ये भी हम आगे जब आप फेज की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां पर ये angular frequency is 2 pi into nu. तो यहां नेक्स्ट डेफिनेशन 5th, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ए पार्टिकल ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, जैसे ये ए से ऊपर तक गया, फिर ये नीचे यहां आया और फिर नीचे को गया और फिर दोबारा ए पर आ गया, तो इसकी वाइब्रेशन हुई ना। तो वाइब्रेशन के ड्यूरिंग ये मैक्सिमम ऊपर कितना जाता है, तो कोई भी पार्टिकल इतना ही ऊपर जाएगा जितना ए जा रहा है, या बी भी ऐसे ही करेगा। बी अभी तो हमने ऐसे दिखा दिया यहां, तो अदरवाइज ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, बीच वाले भी पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो उनका मैक्सिमम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की कितनी दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहां पर जो क्रेस्ट के बराबर और मीन पोजीशन के जो बराबर ये डिस्टेंस लिया हुआ है इसके बीच का, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो यही हमने कहा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द वेव फ्रॉम मीन पोजीशन ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और इट इज नोटेड बाय r। हम इसको r से डिनोट कर लेंगे, कई इसको a से करते हैं, स्मॉल a, तो हम r से डिनोट कर लेंगे। देन वी हैव अनदर डेफिनेशन, दैट इज वाइब्रेशन। वो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एंड बैक अगेन। यही है, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर लोअर एक्सट्रीम, फिर मीन, तो एक वाइब्रेशन हो गई। या फिर ऐसे ले लो कि ये एक्सट्रीम इससे दूसरी एक्सट्रीम और फिर वापस, तब भी उतना ही होना। तो हमने इसमें ऐसे क्या दिया हुआ है, इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एंड बैक अगेन। It is also equal to motion of a particle from the mean position to one extreme position, then to the other extreme position and finally back to the mean position. वो भी मैंने पहले बताया आपको कि ये ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 डेफिनेशन इसकी बन जाती हैं। तो एक ये ऊपर वाली, हम इसको इसका कलर चेंज करके बता देते हैं कि ये देखिए, ये ग्रीन हमारे पास एक बन गई डेफिनेशन, और ये दूसरी वाली जो वायलेट कलर्ड है ये दूसरी डेफिनेशन बन गई। हम इसको बोल्ड कर लेते हैं ये लोग, तो हम 2 डेफिनेशंस के रूप में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फिर बात आती है कि व्हाट इज फेज। फेज हमने आगे भी पढ़ा, पर वो फेज था हमारे पार्टिकल के केस में। एक्चुअल में phase is defined as the ratio of displacement of the vibrating particle at any instant to the amplitude of the vibrating particle। मतलब कि जो पार्टिकल है उसका किसी भी टाइम पे मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उन दोनों की रेशो, दैट इज टर्म्ड एज फेज। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है, तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टाइम इंटरवल दैट हैज elapsed since the particle crosses the mean position of rest in the positive direction। जैसे ये पार्टिकल यहां P वाला था, ये P वाला पार्टिकल कहां पर पहुंचा है, तो इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टाइम इंटरवल दैट हैज elapsed। मतलब ये जो पार्टिकल या कहां पर पहुंचा, कितना टाइम इलैप्स हो गया, वो सिंस द पार्टिकल क्रॉस द मीन पोजीशन ऑफ रेस्ट।
अपनी मीन पोजीशन के विद रेस्पेक्ट टू। यहां हम एक और डेफिनेशन भी इसकी बना सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर सिंस द वाइब्रेटिंग पार्टिकल रास्ट क्रॉस्ड इट्स मीन पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब आप इसको समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इसका। देखिए ये जो पार्टिकल ना P, ये मान लो हमारी जो डिस्टरबेंस है वो O से स्टार्ट हुई, डिस्प्लेसमेंट O से स्टार्ट हुआ। अब ये P वाला पार्टिकल है, यदि मैं O से B तक देखूं तो ये पूरी वेव बनती है। ये देखिए ये O से पहले A फिर B, ये पूरी एक वेव बन गई। और जो वेव है ये पूरी वेवलेंथ है, वेव की वेवलेंथ लैम्डा होती है। और जब यह मैं O से B तक का टाइम देखूंगा तो आप याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने पढ़ा था तो एंगल जो कवर्ड होता है वो 2 पाई एंगल होता है। तो इसका मतलब यदि O से B तक का पाथ है लैम्डा तो उसका फेज कितना हो गया, वो हो गया 2 पाई। और इसका मतलब हुआ कि लैम्डा का पाथ बराबर 2 पाई का फेज, और यदि 1 पाथ हो तो 2 पाई ओवर लैम्डा का फेज हो गया। और यदि डेल्टा एक्स, यहां एक्स लिखा गया, डेल्टा एक्स आ जाए फेज, यदि सॉरी पाथ, तो डेल्टा एक्स पाथ हो तो फेज कितना आएगा, तो दैट विल बी फेज डिफरेंसेस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर ये आप एक्स की जगह यहां डेल्टा एक्स ले सकते हैं ना। तो मतलब यहां से यहां तक पाथ एक्स, सॉरी लैम्डा नॉट एक्स, लैम्डा पाथ और फेज 2 पाई, तो लैम्डा पाथ इज इक्वल टू 2 पाई का फेज, 1 का पाथ इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा का फेज, और डेल्टा एक्स का पाथ जो ये है ये इतना O से P तक, तो गुणा डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो P पॉइंट है उसका जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है वो है 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो इस ढंग से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते होते हैं। तो ये हमें फेज डिफरेंस के बारे में बता देता है। तो अब बात आती है, ये डेफिनेशंस करने के बाद बात आती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो आप फिर वही, ये डायग्राम है, ये वेव चल रही है, ये दिखा रहे हैं A B C D E F G। अब आप यदि कहें कि स्पीड किसके बराबर है, तो स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। पर आप याद करो स्पीड तो C से डिनोट करते हैं, और A से C तक जाते समय ये वेवलेंथ होती है। आप याद करो A से C तक जाते समय वेवलेंथ होती है, और यहां A से C तक जाते समय टाइम लगता है कैपिटल T, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसलिए डिस्टेंस A से C तक का हो गया लैम्डा और टाइम हो गया कैपिटल T। तो इसलिए हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय T। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो T इज टाइम पीरियड टू कवर 1 वेवलेंथ। पर आप याद करो 1 over time period is equal to frequency, where nu is the frequency of the wave, number of waves traveled per second, it is frequency। तो 1 over t के बराबर होती है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है, दोबारा से बता देते हैं। तो 1 over t की वैल्यू यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ये ऊपर c में, तो c will come out to be equal to nu into lambda। तो this is basically the relation between the velocity, frequency and wavelength of a wave। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हम करना चाहते थे, और इन्हीं डेफिनेशंस की मदद से हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम वेव इक्वेशन निकालेंगे फॉर ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो मैं आपसे सुजेस्ट आपको करूंगा कि आप +1 की जो आपने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पढ़ी थी उसको एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि हमारे कैसे वर्किंग है, कैसे वेव चलती थी। तो उस वेव की क्या इक्वेशन है वो हम फर्दर अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम। थैंक यू।